नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए पहले देख लेते हैं महानगर टॉप 10 महानगर की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बीच कृषि कानूनों और इससे जुड़े मुद्दों पर बात कर सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 31वें दिन दिल्ली संगठनों की अहम बैठक है। बैठक के बाद किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा है। कृषि कानून के विरोध में आरएलपी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर से बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सीकर जिला मुख्यालय से आरएलपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शाहजहांपुर के लिए रवाना हुए। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रहे हैं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन प्रदेश दौरे पर हैं। आज अजय माकन जयपुर दौरे पर रहेंगे और जयपुर में यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करेंगे और शाम 8:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली की रवाना हो जाएंगे। कोटा में गोविंद सिंह डोटासरा ने कोचिंग खोलने के सवाल पर कहा कि कोचिंग खोलनी चाहिए, लेकिन तीनों विभागों की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोविड वैक्सीन की तैयारियां बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। भारत सरकार के जो निर्देश हैं और जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हमने प्रदेश में पूरी तैयारी कर रखी है। जयपुर में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। यहां कोरोना अवेयरनेस साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास ने रैली को हरी झंडी दिखाई और रैली को रवाना किया। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष को बदलने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपी जानी चाहिए। मरुधरा में सर्दी के तीखे तेवर जारी हैं। बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री लुढ़का है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खबरों को विस्तार से जानते हैं और बड़ी खबर चूरू से है, जहां सुजानगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नकली अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पिस्तौल की नोक पर लूट की गई है। 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। ट्रक में गांजा बताकर लूटे 1 लाख रुपए। ट्रक चालक नवरंग लाल प्रजापत इस दौरान घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो सुजानगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नकली अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। इस दौरान ट्रक चालक नवरंगलाल प्रजापत घायल हो गया है। ट्रक में गांजा बताकर लूटे हैं 1 लाख रुपए बदमाशों ने। 11:10 पे गाड़ी पास हम रस्सा त्रिपाल बना रहे थे, तो अचानक आए और बोला आपके पास गांजा है। तब तलाश लो। हम बोला हमारे पास कहाँ से गांजा आएगा, कौन गांजा वाला धंधा थोड़ी करते हम तो मूंगफली खाद भरी हुई है और रांची भरी हो जा रही थी। तो जिस गिरने की संभावना से हमने रस्सा त्रिपाल ठीक से करने की कोशिश की। इतने में 4 आदमी अचानक से नीचे आए। देखा तो इधर उधर ढूंढा, मेरे पास कुछ नहीं मिला। मेरे पास पैसे थे, वो लेके निकल गए। और वो लेके निकले, मैं उनसे वापस छीनने की कोशिश की तो उसने तमंचा दिखाया, कंप्यूटर पे लगाया, बोला गोली निकाल लूंगा। तो नकली अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 लुटेरों ने दिया है वारदात को अंजाम। पिस्तौल की नोक पर लूट की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ट्रक चालक ने बताया कि उसे पहले रोका गया और इसके बाद बताया गया कि ट्रक में गांजा है और जब रुकने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान वो घायल भी हो गया ट्रक चालक। नकली अधिकारी बनकर ये सभी बदमाश आए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में बदमाशों के बीच अब खाकी का खौफ खत्म हो चुका है और यहाँ पर खाकी पस्त है और अपराधियों के हौसले मस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद हालांकि पुलिस घटनास्थल पर जरूर पहुंची। और अगली बड़ी खबर आ रही है अलवर से, जहां पर बैंक डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई है। साधु ने प्रसाद में खिलाया है जहर, इलाज के दौरान मौत हो गई। मैनेजर की
मौत हो गई है। साधु ने मैनेजर से मांगी थी मदद और मदद नहीं करने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों ने मामला दर्ज करा दिया है। तो बैंक के डिप्टी मैनेजर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि साधु ने प्रसाद में जहर खिलाया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मैनेजर की मौत हुई है। साधु से मैनेजर ने मांगी थी मदद और जिसके बाद उसने प्रसाद खिलाया और प्रसाद में जहर दे दिया था। परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। तो बैंक में डिप्टी मैनेजर रोहित गुप्ता को प्रसाद में जहर दिया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया, राजेश गुप्ता ने कोतवाली थाना में दर्ज करवाया है रिपोर्ट। चलिए और अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि प्रसाद में जहर देकर के खिलाया गया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी? राजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्योंकि बैंक के डिप्टी मैनेजर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि साधु ने प्रसाद में जहर खिलाया, साधु से मैनेजर ने मदद मांगी थी। और अगली बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बजरे का खनन। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंची और पुलिस और प्रशासन की शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। जालीखेड़ा गांव का ये मामला है। तो सरहदी बाड़मेर जिले में अवैध बजरी खनन इन दिनों प्रशासन के साथ से जोरों पर चल रहा है। इससे नकारा नहीं जा सकता है। ताजा मामला सिंधरी उपखंड के जालीखेड़ा गांव के से सामने आया है, जहां पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के बाद मौके पर तो पुलिस पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और वो लौट गए। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रेमदान जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, लगातार बजरी खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि जो अवैध बजरी खनन कर रहे हैं माफिया, उनमें खौफ पैदा हो, ऐसा नहीं दिख रहा है, और जिस वजह से धड़ल्ले से ये अवैध खनन का जो है खेल जारी है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अंदर अवैध बजरी खनन को लेकर कई बार पहले भी मामले आए हैं, जिसका ऊपर पुलिस और प्रशासन के कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। एक बार फिर ये इस तरीके का जो मामला आया है, जहां पर आरडीटी थाना क्षेत्र के आसपास में लूनी नदी में इस तरीके की बजरी खनन की बात आई है। हालांकि माइनिंग से जिस तरीके से बातचीत हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बजरी खनन हो रही है वो लीज के अंदर है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं कि जो लीज थी उससे आगे हट करके नदी के अंदर यह अवैध खनन हो रहा है। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन मिली हुई है, जिसकी बदौलत जो नदी है उसका तलहटी पे ये खनन चल रहा है। हालांकि माइनिंग विभाग मौके पर पहुंचा है, उस पूरे मामले की अभी जांच शुरू की कि आखिर वो जो खनन हो रहा है वो कौन सी जगह पे हो रहा है, अवैध हो रहा है या खनन लीज के अंदर हो रहा है। जी प्रेमदान, सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि इस बजरी खनन में कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है और उस गैंग तक पहुंचने में पुलिस प्रशासन को दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजरी खनन को लेके अब पिछली बार भी आरडीटी में एक मर्डर हो चुका है। ये जो माफिया है, अवैध खनन माफिया है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसके ऊपर जैसे ही किसी तरीके की पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता है तो उसके बाद में इनके आपसी जो गैंगवार है वो भी अपने आप में पनपने लग जाता है। तो ये अपने आप में उसी दृष्टिकोण से है कि क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है और अवैध खनन को रोकने के लिए कई गाड़ियां जब्त की है, कई हिदायतियां, कई जेसीबी जब्त की है। उसी की नतीजा है कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग गैंग को सक्रिय करने की ओर फिराक में हैं और इस तरीके का अवैध धंधों में लिप्त हो रहे हैं। जी लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो जो खनन चल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई जब अवैध के खिलाफ होती है तो वो लीगल के खिलाफ है। अवैध जो लोग हैं वो उसके खिलाफ आते हैं।
तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि जहां अवैध खनन चल रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत की है, वो लीगल है या अवैध है, ये अपने आप में जांच का विषय है। क्योंकि माइनिंग मौके पे पहुंची है, उसके बाद में ये चीजें निकल के सामने आ पाएगी कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि कई बार आपसी जो द्वेष है वो भी निकल के सामने आता है लीगली चीजों के लिए भी। तो ये अपने आप में एक जांच का इश्यू है। क्योंकि माइनिंग विभाग का ये कहना है, कल मेरी जिस तरीके से बात हुई, उनकी 2-3 बार बातचीत हुई माइनिंग विभाग, उनका साफ तौर से कहना है कि लीज के ऊपर ये खनन चल रहा है, जो कि अभी कार्रवाइयां हुई है उसी के विरोध में ये लोग, जो स्थानीय लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अवैध खनन को लेकर हुई है, वो लोग इसमें सक्रिय है। तो अब देखने वाली बात ये है कि वास्तविकता क्या है, और पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तो धड़ल्ले से जारी है अवैध बजरी खनन। हालांकि पुलिस कार्रवाई करने में कहीं न कहीं संकोच करती है, जिस वजह से अवैध बजरी खनन के जो माफिया है उनके हौसले जरूर बुलंद हैं। और अगली खबर सीकर से है, जहां कंडेला कस्बे में चोरों ने मुख्य बाजार की 5 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की ये वारदात दुकानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। और अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर के तिमवरी कस्बे में शुक्रवार को व्यापारी के साथ हुई स्कूटी लूट की घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश कैंपर गाड़ी को स्कूटी के आगे डाल देते हैं। जैसे ही व्यापारी का संतुलन बिगड़ता है, बदमाश उसे धक्का देकर उसकी स्कूटी छीनकर भाग जाते हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल बदमाशों को अंदेशा था कि व्यापारी की स्कूटी में कैश पड़ा है, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने गांव से दूर सुनसान इलाके में स्कूटी को बरामद किया है। अगली खबर जयपुर से, जहां हरमड़ा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए लूटने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग शहरों में अलग अलग आधा दर्जन से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मामले पर जयपुर वेस्ट डीएसपी ने बताया कि बीते 17 दिसंबर की देर रात को बदमाशों ने सरदारपुरा इलाके में एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार गैंग के सदस्य सुनसान इलाके में रैकी कर एटीएम और ज्वेलरी दुकानों को अपना निशाना बनाया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर लूट की रकम को बरामद करने की कोशिश कर रही है। और अगली बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 बदमाश। चाकू मारकर युवक को किया था घायल। आरोपियों के खिलाफ पहले से 8 मामले दर्ज हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस कर रही है अब मामले की जांच। तो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 बदमाश। चाकू मारकर युवक को किया था घायल और उसी मामले में पुलिस ने दबिश देकर इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से 8 मामले दर्ज हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस अब फिलहाल उससे पूछताछ कर मामले की आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो ये कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 बदमाश। चाकू मारकर युवक को किया था घायल और उसी के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है और 2 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ पहले से 8 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर कोटा से है। कोटा के मकबरा इलाके में चाकू मारकर एक कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। तनाव और हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया है। पूरे इलाके में आरएससी की 2 कंपनियां के 50 जवानों सहित करीब 100 जवानों को तैनात किया गया है। कई थानों के सीआई समेत डीएसपी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं आज मकबरा थाना पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि 15 साल के लड़के और उसके 2 दोस्तों पर चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद प्रिंस की मौत हो गई थी और दोनों दोस्त घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
इसमें 2 RAC की प्लाटून है, कंट्रोल रूम की, मकबरा की। इसके अलावा एडिशनल साहब हेडक्वार्टर साहब को प्रभारी बना हुआ है और उद्योग नगर, कोतवाली और कैथोनीपोल, कोतवाली, मकबरा, कहीं जवाहरनगर इत्यादि का जाब्ता SHO लगाया। मकबरा थाना क्षेत्र में प्रिंस जोशी नाम के लड़के की चाकूबाजी में हत्या हो गई थी। 2 इसमें इंजर्ड हुए। उसमें आरोपी की तलाश के लिए टीम भेजी हुई है। हमें उम्मीद है जल्दी इसमें सफलता हासिल कर लें। उधर जयपुर के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में हुई युवक की हत्याकांड का हरमाड़ा थाना पुलिस ने खुलासा कर लिया है। डीसीपी जयपुर वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि बीते 19 दिसंबर की देर रात को न्यू ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान भुवाना राम के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या किसी अन्य जगह की गई थी और मामले को छुपाने के लिए शव को किसी अन्य जगह पर फेंका गया था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी अजय सिंह ने पहले जय सिंह और भुवाना राम के साथ शराब पार्टी की, जिसके बाद कहासुनी होने के बाद अजय ने भुवाना राम की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। ब्लाइंड मर्डर केस है जो अभी 20/12 की ही घटना है। थाना हरमाड़ा के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर टोडी मोड़ के पास में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी की सूचना प्राप्त होने पे SHO हरमाड़ा वहाँ पे गए। घटनास्थल पे एडिशनल DCP और ACP जम्मू भी मौके पे पहुँचे और मौके पर घटनास्थल का मुआयना किया। एक करीब 41 साल के युवक की वहाँ बॉडी थी जिसके सर पे चोट थी और ऐसा लग रहा था कि गला भी घोटा गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखेंगे केंद्र को किसानों का प्रस्ताव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात किसान आंदोलन की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है। इस बीच दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने बैठक की, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए किसान संगठनों ने आगे की बातचीत पर सहमति जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव पर बैठक के बाद कहा कि उन्होंने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे केंद्र के साथ वार्ता प्रस्तावित की है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर फिर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है नहीं आप बता दो मुद्दे क्या है हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए एजेंडा आइटम नंबर 1। सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो ये। और अब बात बेनीवाल के हुंकार की। जी हां, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP ने NDA से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। इस बात की जानकारी खुद हनुमान बेनीवाल ने दी। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल लगातार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए वे किसानों का समर्थन करने के लिए जयपुर से दिल्ली कूच भी कर चुके हैं। नागौर से सांसद बेनीवाल ने कहा कि हम किसी भी ऐसे दल या व्यक्ति के साथ नहीं हैं जो किसानों के खिलाफ हों। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों का हक छीनने का एक प्रयास है और हम इसका साथ कभी नहीं देंगे।
हालांकि बेनीवाल ने इसके साथ ही साफ कर दिया कि एनडीए छोड़ने के बाद कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने वो नहीं जा रहे हैं। तो आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। छोड़ दिया शाहजहांपुर की रैली में उन्होंने घोषणा करी। हनुमान जी, कितना मुश्किल फैसला था आपके लिए? कितना मुश्किल था आपके लिए? दबाव था किसानों का? इसलिए मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान कौम को न्याय, हक और अधिकार देने के लिए बनाई है। जवानों को उनका हक और अधिकार मिले, किसान का झंडा ऊंचा रहे। तो एनडीए छोड़ने में मुझे जरा सा भी दिक्कत नहीं है। जो अच्छे बिल थे एनडीए के, उनका हमने हमेशा समर्थन किया। और तीनों कृषि बिलों के, जब मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, किसान तकलीफ में है, ठंड से दम तोड़ रहे हैं, 33 किसानों ने शहादत देती, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हम एनडीए में रह के क्या करेंगे? इसलिए एनडीए को बाय बाय और विदाई दे दी हम। अच्छा, अब अगला कदम क्या होगा? क्या कूच करने वाले हैं आप दिल्ली? अब एक बार बात कर रहे हैं सब लोगों से बात करके, और उसके बाद 15 मिनट में किसानों का दबाव था जिसकी वजह से आप एनडीए से अलग हुए? देखिए, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मेरा किसानों का प्रेम है और मैं किसी को पूछ के कोई निर्णय नहीं लेता। जो मेरा दिल कहता है वही करता हूँ। और अभी मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे एनडीए में नहीं रहना। तो क्या बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं? आप अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में? कांग्रेस पार्टी के मैं खिलाफ हमेशा लड़ता रहूंगा। कांग्रेस किसानों की सगी नहीं है। एनडीए से हट गया हूँ, लेकिन कांग्रेस के साथ भी नहीं हूँ। तो क्या चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे? विधानसभा उपचुनाव दम पे लड़ेंगे। चुनाव 23 का भी अपने दम पे लड़ेंगे और तीनों उपचुनाव अपने दम पे लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दिया है, भावी रणनीति का ऐलान करेंगे, कूच भी कर सकते हैं और आज की रात यहीं पर गुजारने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 शाहजहांपुर बॉर्डर। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर दौरे पर हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन और यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का वो उद्घाटन करेंगे। अजय माकन आज शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो जयपुर दौरे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन और यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे, वहां पर संबोधित भी करेंगे और इसके बाद शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर अजय माकन मरुधरा में हैं और लगातार वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं, उन्हें टास्क दे रहे हैं और आज यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है अजय माकन का और क्या क्या तैयारी की गई है? चूंकि यूथ कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप का वो उद्घाटन करने वाले हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी? देखिए, यूथ कांग्रेस का 3 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप है आज, जिसमें ये इंडोर ट्रेनिंग होगी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो अधिकारी हैं उनकी, क्योंकि जब से चुनाव हुए हैं यूथ कांग्रेस के उसके बाद से नए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। लिहाजा 3 दिन का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर जम्मू के पास एक रिजोर्ट है, वहां पर रखा गया है। अजय माकन का आज दौरे का 3रा दिन है। कल उन्होंने कोटा संभाग के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिलेवार, उनसे फीडबैक लिया था पूरे दिन भर और आज वो कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का, यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे और फिर देर शाम को उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मोटे अगर बातें देखी जाए इन 3 दिनों के दौरान, तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जल्द कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी अटकी हुई है उसके अब जल्द बनने के आसार बन गए हैं। अजय माकन ने कल भी कोटा में कहा था कि 31 दिसंबर तक वो प्रयास करेंगे कि नई प्रदेश कार्यकारिणी आ जाए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट उनके प्रदेश दौरे के बाद से बना है। कल कांग्रेस किसान बिलों के खिलाफ, किसान कानूनों के खिलाफ, किसान संवाद आंदोलन के नाम से घर घर जाकर के और इनके जो 3 कृषि कानून है इनके खिलाफ किसानों से संवाद शुरू करेगी। तो ये कार्यक्रम के लिए भी सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर के और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो ये इस 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान जो अजय माकन का दौरा था उसके दौरान ये बड़े कार्यक्रम तय हुए हैं। जी गोवर्धन, क्या माना जाए कि अजय माकन का ये दौरा जो है और जिस तरह से वो लगातार मंत्र दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो टास्क दिए हैं, इससे उनके संगठन में कामकाज की जो गति है, कार्यशैली की जो तेजी है, उसमें तेजी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, टास्क देने के बाद से जरूर तेजी इसलिए आएगी क्योंकि किसान आंदोलन का जो समर्थन है वो कांग्रेस पहले दिन से ही करती आ रही है। हालांकि अलग बात है कि राजनीतिक तौर से अगर पंचायत चुनाव में देखा तो कांग्रेस को उतना फायदा उसका नहीं मिल पाया, लेकिन कांग्रेस ने अब ग्रास रूट लेवल पर इसलिए जाने का फैसला किया कि पहले जो आंदोलन किए थे वो जिलों और राजधानी में करके रह गए थे, ग्रास रूट पर उसका असर नहीं हुआ था। तो इसके लिए अब प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि कल से
किसान संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाए और किसानों के घर घर जाकर के, टोलियों में बंट करके कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है कि वो कल से किसानों के घर घर जाए और इन तीनों कृषि कानूनों की जो खराब बातें हैं उनको प्रचारित करें। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो अजय माकन 3 दिवसीय दौरे पर मरुधरा में है। वहीं कल माकन ने कोटा संभाग के नेताओं से मंथन किया और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। उधर से बीजेपी पर हमला कर अपनी नाकामियां छुपा रही है गहलोत सरकार, यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। उन्होंने सीएम के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसानों और आशा सहयोगियों पर धरना दे। वो इतने परिपक्व राजनेता हैं, लेकिन कई बार अफसोस होता है कि इन दिनों जिस मानसिक तरीके से वो विचलित हैं, सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, पार्टी में विग्रह है और इसलिए इस कमजोरी को छिपाने के लिए बीजेपी उनके लिए एक सहूलियत है, हम जैसे लोग उनके लिए सहूलियत हैं कि हम पर वो आरोप लगाएंगे और वो एक सहानुभूति बटोरेंगे या अपनी कमजोरियों को छिपाएंगे। तो अफसोस है कि इतने परिपक्व नेता टेप रिकॉर्डर की तरह ये आरोप निरंतर लगाते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। हाँ, मैंने ट्वीट किया था और उन लोगों से बातचीत भी हुई, सरकार तक पहुंचाई भी है, लेकिन सरकार एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें और दावे करती है, लेकिन वो आशा सहयोगिनी बहनें और खुले आसमान के नीचे पूरी रात भर इस तरीके से तकलीफ में गुजारती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के लगभग 20 जिलों के किसान पूरी रात बिजली का इंतजार करते हैं, दिन में बिजली मिलती नहीं है। कई जगह ये सूचना आई कि पूरी रात भर जीएसएस पे उन लोगों ने धरने दिए हैं। लोगों का समझ का और परिस्थिति का फेर है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो संबोधन दिया उसमें सारी बातें स्पष्ट हो गई। तीनों कृषि बिलों के बारे में 2019 में कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। किसान यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन था और इस बिलों की जब घोषणा हुई तो उन्होंने स्वागत किया। अनेक दलों ने जब ये बिल पारित हुए तब इसका स्वागत किया था और सामान्य तौर पर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें भी वाजपेयी जी के किसान क्रेडिट कार्ड से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके फसल बीमा तक जो सरकार किसानों की हितैषी हो सकती है, तो किसानों का अब वो सरकार अहित कैसे करेगी। उधर अलवर के फौलादपुर रोड के पास किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भाग लिया। मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ की राजनीति कर किसानों को बरगला रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया है। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानून का समर्थन करने की अपील भी की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से देश आजाद हुआ 50 वर्षों तक कांग्रेस ने जो किसान की फसल खराब हो जाती थी, पाला पड़ने से, अकाल पड़ने से, आपके कीड़े काटने से, खाने से जो फसल बर्बाद हो जाती थी, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा 50% खराबा होने पर ही मुआवजा दिया जाता था। पहली बार देश के इतिहास में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जब आपको ध्यान होगा राजस्थान प्रदेश में बहुत बड़ा पाला पड़ा था और पूरा राजस्थान प्रदेश ग्रसित था, तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने निवेदन किया था प्रधानमंत्री जी से कि साहब आप इसे 33% खराबे पे मुआवजा आप दें। तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उस बात को मानते हुए पूरे देश में 33% खराबे पे मुआवजा देने का ऐलान किया और आज किसान को 33% खराबे पे मुआवजा मिल रहा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान उसमें सम्मिलित होते हैं और वो मुआवजे का लाभ ले पाते हैं। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को 50% खराबा इतना होता नहीं था, इसलिए सरकार के द्वारा मुआवजा दिया नहीं जाता था। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।